हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके अंदर भी स्पेशली हम ग्रुप 16 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि पहला क्वेश्चन है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 108 एंड क्वेश्चन नंबर 108 ऑल इंडिया 2016 का क्वेश्चन है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज SO2 is reducing while TeO2 is an oxidizing agent। बहुत ही आसान आंसर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं SO2 एंड TeO2 को कंपेयर करूं बच्चा, वेरी गुड, तो TeO2 के अंदर क्या होता है, जो आपका टेल्यूरियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, क्योंकि टेल्यूरियम साइज में बड़ा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा और ये इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल कराएगा। और क्योंकि ये इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल कराएगा बच्चा, इसीलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ गए? यस, बड़ी लकड़ी आसानी से टूटेगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वहीं पे अगर मैं SO2 की बात करूं, तो यहाँ पे सल्फर की साइज छोटी, ऑक्सीजन की साइज भी छोटी, तो छोटे छोटे इतने अच्छे दोस्त है कि जल्दी से इनकी दोस्ती टूटेगी ही नहीं, और जल्दी से टूटेगी नहीं तो ऑक्सीजन आसानी से मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन आसानी से मिलेगा नहीं तो भैया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से। इसीलिए SO2 रिड्यूसिंग एंड TeO2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गया। क्लियर है आपको? एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 109। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो द क्वेश्चन इज, there is a large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur. Can you tell me why? Anybody can tell me what is the reason behind that? अरे भाई, सीधी सी बात है, ये छोटे वाले ऑक्सीजन की बात हो रही है और एक बड़े वाले ऑक्सीजन, छोटे वाले ऑक्सीजन की बात हो रही है और बड़े वाले सल्फर की बात हो रही है। करेक्ट? ठीक है, तो मैं क्या करने जा रही हूं, यस, ओके, ये छोटा वाला ऑक्सीजन और ये बड़ा वाला आपका सल्फर है। समझ रहे हो? अब ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करोगे बच्चा, तो ऑक्सीजन की साइज तो छोटी है, छोटी साइज के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस पे हाई है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑल्सो हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो हाई इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर शोज कैटिनेशन। अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करूं कैटिनेशन टेंडेंसी में, तो आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कैटिनेशन टेंडेंसी हम सिंगल बॉन्ड में स्टडी करते हैं। व्हेन यस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सल्फर, द कैटिनेशन टेंडेंसी इज मेजर्ड व्हेन यू हैव अ सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड है। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना। तो सल्फर shows catenation and the molecule is made up of 8 atoms with strong intermolecular force। सल्फर का स्टेबल स्टेट कौन सा होता है? S8, है ना? और अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसका स्टेबल स्टेट कौन सा होता है बच्चा? O2। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि भैया अगर इनके नंबर ऑफ एटम्स में इतना डिफरेंस है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी तो डिफरेंस होगा। यस और नो? समझ गए? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 110। बहुत ही सिंपल बच्चा। H2T is the strongest reducing agent among all the hydrides of group 16. Again the answer is based on bond dissociation enthalpy। जो आसानी से टूटेगा, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका टेल्यूरियम है। ठीक है, इधर से लिंक्ड है, इधर से लिंक्ड है हाइड्रोजन से, इसका बॉन्ड लेंथ वीक होगा। अगर मैं किसी दूसरे कंपोनेंट की बात करूं इसी ग्रुप के, यानी कि अगर मैं सल्फर की बात करूं, तो सल्फर क्या बनाता है? H2S बनाता है। अब इस केस में अगर आप देखो तो दोनों छोटे होते हैं, दोनों छोटे होते हैं तो बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल, तो बॉन्ड एनर्जी इज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाई। ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, हाइड्रोजन आसानी से नहीं देगा। लेकिन टेल्यूरियम के केस में, टेल्यूरियम बड़ा है बच्चा, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तोड़ना आसान है, टूटेगा तो आसानी से हाइड्रोजन देगा, इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। एनी डाउट? एनीबॉडी? एनी डाउट? बड़ी लकड़ी छोटी लकड़ी, लेकिन बड़ी लकड़ी छोटी लकड़ी के टर्म्स में आंसर लिख के मत आना, आंसर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है। मैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो बच्चों। समझ गए? है ना? चलो,
अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अगले पेज पे। सो वी आर मूविंग डाउन टुवर्ड्स पेज नंबर 132. Okay, let's check out. Why is dioxygen a gas but sulfur is a solid? Anybody can tell me the answer for this case? Yes, बच्चा जल्दी से बताइए। किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है? Why is dioxygen a gas but sulfur is a solid? क्वेश्चन नंबर 111। तो भाई सीधी सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ना, they are held together with the help of weak van der Waals force of attraction, है ना। इनके अंदर van der Waals force of attraction बहुत ही वीक होता है, और van der Waals force of attraction, weak van der Waals force of attraction ऐसे लिख लेना, ठीक है। ऊपर से इनकी साइज भी छोटी है, स्मॉल साइज है, और ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वी कैन से कि योर ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन सॉलिड नहीं गैसियस स्टेट। समझ गए? देखते हैं कितने बच्चों का आज जवाब सही जा रहा है। गुड मॉर्निंग सोहम। ओके, चलिए let's clear all the drawing and we will move to the next question. Question number 112. अरे भैया क्या किया तुमने मैडम जी? बच्चे बोल रहे हैं और हम देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। Question number 112. Elements of group 16 generally show lower value of first ionization enthalpy compared to corresponding element of group 15. ये आपको पता होगा। देखो ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP5, करेक्ट। पूरा फोकस आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डियर। तो भाई NP3 ग्रुप 15 के लिए NS2 NP3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी आपका p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। और अगर p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा तो वो कैसा होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल। अगर वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी बच्चा? आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी के साथ ऑल इंडिया 2015 का क्वेश्चन भी आपने जड़ से खत्म कर दिया है। चलिए अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 113 ऑन योर स्क्रीन? यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 113 आपसे पूछ रहा है, चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है कि आपको इसे एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पे अरेंज करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका प्राइम फैक्टर क्या होगा? जो इजीली हाइड्रोजन देगा, इजीली H+ देगा, वो एक अच्छा एसिड होगा, गुड एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, करेक्ट है ना। अब जरा साइज देखो सबकी। तो यू नो दैट ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम से टेल्यूरियम की तरफ आप बढ़ते हो तो साइज इंक्रीजेस, और साइज इंक्रीज होता है। हाँ जी मैं गायब हो गई हूँ। ओके यस, तो साइज अगर इंक्रीज होता है आपका तो सीधी सी बात है कि साइज इंक्रीज होगा तो भाई बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा, बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान होगा, हाइड्रोजन रिलीज करना आसान होगा, और एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो बालकों? यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो भाई यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। एसिडिक कैरेक्टर के फॉर्मेट में तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाटर सबसे लीस्ट है, फिर H2S, फिर H2SE और फिर H2TE। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 115 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। लेट्स चेक आउट। अरे 114 रह गया ना, 114 करते हैं। यस, give reason for the following। all India 2014 का question। oxygen has less electron gain enthalpy with negative sign than sulfur। ऐसा क्यों हुआ? सेम रीजन जैसा फ्लोरीन का था, याद करिए। फ्लोरीन और क्लोरीन में जो आपने कहा वही चीज ऑक्सीजन और सल्फर के लिए भी लागू होती है। समझ रहे हो? ठीक है, तो कायदे से ऑक्सीजन का ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, पर होता क्या है कि ऑक्सीजन हैज स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज होने की वजह से वो बेचारा उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने घर में रख नहीं पाता है ना। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने घर में नहीं रख पाएगा तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? बस रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा
तो भैया इसका वैल्यू लेस नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू सल्फर। समझ गए? चलो ओके बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 115। ओके, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ आपको बताना है कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगा। अभी हमने देखा, वेरी गुड, क्या बात है, इतने स्मार्ट हो गए ये बच्चे। तो बच्चा सीधा सीधा दिख रहा है, ज्यादा नेगेटिव किसका होगा, तो मैं कायदे से यहाँ पे ऑर्डर लिख दे रही हूँ। कायदे से होना चाहिए था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ऐसा होना चाहिए था, बट ये ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर में सिर्फ एक वेरिएशन है, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा तो पहले सल्फर आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, एंड देन द फर्दर इज सेम, लाइक दिस द ऑर्डर विल गो। वेरी गुड। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। Let's come to question number 116. Okay, question number 116. Assign reason for the following. Wow. SF6 is kinetically inert. Anybody can say the answer for this question? Yes? Quickly बताइए, जल्दी करिए। अरे कहाँ गया? एनोटेट, एनोटेट कर रहे हैं हम बच्चों, एनोटेट कर रहे हैं हम। और चैट बॉक्स, ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 116, why SF6 is kinetically inert? All India 2014 question बच्चा, what is your answer for this question? अरे नहीं आता, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। ओके, यस, एम आई विजिबल? फर्स्ट लेट मी नो, एम आई विजिबल? ओके, सुनिए सुनिए ध्यान से, ये देखिए, ये सल्फर है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ऊपर एक फ्लोरीन है, नीचे एक फ्लोरीन है। शेप कैसा बन रहा है बच्चा? इस शेप को कहा जाता है प्यार से ऑक्टाहेड्रल शेप। और ये जो ऑक्टाहेड्रल शेप है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हाईली इतना इसका ऑक्टाहेड्रल शेप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर इतना कॉम्पैक्ट है, आप इसमें से कहीं से भी चीजों को अप्रोच करके तोड़ नहीं सकते। यानी कि काइनेटिकली इनर्ट होने का मतलब बॉन्ड आसानी से या जल्दी से नहीं टूटता, अगर ज्यादा हीट सप्लाई करोगे तो टूटेगा। काइनेटिकली इनर्ट होने का मतलब स्पीडीली तुरंत ब्रेकडाउन नहीं होता है। और द रीजन इज क्योंकि इसका शेप ऑक्टाहेड्रल है, इसका क्रिस्टल लैटिस बहुत ही परफेक्ट है और स्टेरिकली हिंडर्ड है, चारों तरफ से फ्लोरीन अटैच्ड है, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप इसको ब्रेक कर सके, एंड दैट्स हाउ यू कैन से दैट SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट। इज इट क्लियर? Just because of the octahedral shape, it is kinetically inert. Okay, चलिए अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Let's clear all the drawing and we will move to the next question. Are you ready for the next question? Yes, of course you have to be. चलिए आ जाइए। ज्यादा नीचे चले गए हैं हम, अब हम थोड़ा ऊपर चलेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। Okay, question number 117. Assign reason for the following. H2S is more acidic than H2O. Again, you know the answer. Sulfur is greater in size than oxygen. So bond length is large and bond dissociation energy. Bond length is large and bond dissociation energy is low. So H plus can be easily obtained as compared to H plus from oxygen. Okay, and that's how you can say that H2S is more acidic. 2014, 2011, 2009 का question था, very good. चलिए आ जाइए। Question number 119. Oxygen shows catenation behavior less than sulfur. This we have already discussed. ये इन सब का आंसर सेम होगा, वही होगा कि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से वॉल्यूम के हिसाब से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है और उसकी वजह से वो क्या करता है, रिपल्शन करता है। उस रिपल्शन को क्या कहा जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इसी की वजह से वो सिंगल बॉन्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाता और इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो उसकी कैटिनेशन टेंडेंसी पुअर है। इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 120।
ओके, H2S is less acidic than H2T। भाई इस तरह के क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो भाई अगेन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारा आंसर है। ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा और H प्लस आसानी से रिलीज करेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है। सिंपल, आप सोचो एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, समझ रहे हो। एक बार आपने सब कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपकी तो नैया पार हो गई, आप सारे आंसर कर पाओगे, खत्म है ना। चलो आ जाओ, थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। थोड़ा ही बढ़ना होता है मैम, आप इतना ज्यादा नीचे क्यों कर देते हो। ओ ओ माय गॉड, कहाँ गए हम। अरे बच्चा धीरे धीरे नीचे आया करो। यस ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 121, रिपीटिशन इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, बिकॉज वो आसानी से अप्रोच नहीं कर पाता है क्योंकि SF6 ऑक्टाहेड्रल बहुत ही इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखता है, तो वो ऐसे भी इनर्ट है, काइनेटिकली इनर्ट है, इसलिए हाइड्रोलिसिस होगा नहीं उसका आसानी से। क्वेश्चन नंबर 122, boiling point of water is much higher than that of hydrogen sulfide, can you tell me why। बहुत ही सिंपल आंसर है। अरे सिंपल सोचो यार, दिमाग मत लगाओ, एक्सेस बुद्धि नहीं चाहिए इसमें। अरे भैया H2O क्या शो करता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, भूल गए क्या है जी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होगा ना, है कि नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट 123 is again the repetition of the above question which we have done, so we will move to question number 124। अगेन ये बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, यू नो द आंसर। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर इज मच हायर देन दैट ऑफ H2S। थर्मल स्टेबिलिटी यानी हीट करने पर वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। ये आपका वाटर है, ठीक है, आप नीचे से इसको हीट कर रहे हो तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। H2O होता है ना, तो O को इधर रखिए और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, आप इसको हीट करेंगे तो ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से ब्रेक नहीं होगा तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी। क्यों जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं H2S बनाती हूँ तो बॉन्ड लेंथ बड़ी, डिसोसिएशन एनर्जी कम, तोड़ना आसान, और यस 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 दूसरा फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखा रहा है, ठीक है। तो बस हो गया आपका काम खत्म। चलो अभी आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा ऊपर जाने पर मिलेगा, तो हम जरा सा ऊपर चले जाते हैं बच्चों और देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। हम इतना ज्यादा ऊपर क्यों चले जाते हैं मैम, आप लेकर जाते हो, हम कहाँ जाते हैं। Okay, again this question which you are taking, that is question number 125. We have done this already. We have done this already, yes. Let's come to question number 126. Okay. Question number 126. Elements of group 16 generally show lower value of first. अरे बाप रे, ये भी हो गया है। Question number 127. How would you account for the value of electron gain enthalpy with negative sign? Can you see there is repetition of question in different languages? The same question we have done earlier. और हर बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग पेपर्स में, तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो बस खत्म है, यही क्वेश्चन आएंगे, याद रखियो। चलो आ जाओ 128. SF4 is easily hydrolyzed whereas SF6 is not easily hydrolyzed. You know that. Octahedral shape होता है SF6 में जो कि काफी inert है। SF4 कैसा होगा, SF4 देख लो कैसा होगा। SF4 का शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, इस पे आसानी से अटैक पॉसिबल है, ये चारों तरफ से कवर्ड नहीं है, समझ रहे हो। ऑक्टाहेड्रल शेप जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा या उसका जो ज्योमेट्री होता है वो इतना कॉम्पैक्ट है कि आप उसमें हाइड्रोलिसिस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इनर्ट होता है वो काइनेटिकली। लेकिन SF4 एक ही प्लेन में चारों फ्लोरीन होता है, तो ऊपर से नीचे से आ सकता है, जिसको आना है अटैक करके उसको आसानी से तोड़ सकता है। क्वेश्चन को हल्का सा सिर्फ ट्विस्ट करके पूछा गया, आंसर वही है ना। अब तो तुमसे कोई पूछ ले कि मैम इस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन से IMP क्वेश्चंस है, इस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन से IMP क्वेश्चंस है, तो यू बिकम प्रो इन आंसरिंग। यस ओके, you can tell okay this question is important. Okay, let's come to question number 129. OF6 compound is not known, can anybody tell me। अरे बहुत ही आसान है बच्चा, वेरी गुड। अरे हमारे प्यारे से ऑक्सीजन की जब आप बात कर रहे हैं, कर्सर किधर गया, हाँ,
प्यारे से ऑक्सीजन की जब बात करें तो इनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है, डी ऑर्बिटल इज नॉट देयर, इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स कोवेलेंसी मैक्सिमम टू 4। तो अगर ये नहीं कूद सकता है इतना सारा, इसके पास घर नहीं है रखने को फ्लोरीन को, तो ये क्यों रखेगा, कैसे रखेगा, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? वेरी गुड। चलिए, ये अगेन उसी तरह का कॉन्सेप्ट था जैसा हमने नाइट्रोजन फैमिली में देखा था, है ना? क्या बात है, क्या बात है। और यह ओके, तो बच्चा लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर यस 130। ओके, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, सल्फर एग्जिबिट टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन बट ऑक्सीजन डज नॉट। हमें अभी पढ़ा कि भाई एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछोगे। अरे भाई, ऑक्सीजन दोनों घर के छोटे बच्चे, इनके बीच में होती है जोरदार लड़ाई, और इस जोरदार लड़ाई की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। और क्योंकि इनके पास स्मॉल साइज है बच्चा, स्मॉल साइज होने की वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में स्टेबली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। समझ गए? लेकिन सल्फर एग्जिस्ट कर पाता है क्योंकि उनके घर में वो अपने इलेक्ट्रॉन को शरण दे पाते हैं। समझ गए? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's clear the drawing and we will move to question number 131. Draw the structure of the following molecule. You know that, अभी बताया था। आपके घर में टेबल है, टेबल में सेंटर में सल्फर को प्लेस करो और टेबल के चारों कॉर्नर पे फ्लोरीन को प्लेस करो, और इस शेप को प्यार से बोल देना स्क्वायर प्लेनर। और एक और काम करना है, स्क्वायर प्लेनर। अरे उत्तरी, एक मिनट, मिस्टेक हो रही है क्या? एक मिनट बच्चा, सल्फर के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ठीक है, 6 में से 4 कहाँ पे यूज हो रहे हैं? 6 में से 4 यूज हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में, यानी 4 आपके बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर होगा। तो कायदे से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आनी चाहिए। ये शेप नहीं होगा बच्चों, ये शेप गलत है। ठीक है, ये शेप नहीं होगा। शेप आपका ऐसा आएगा, तो ये हो गया सल्फर, इधर से फ्लोरीन, इधर से फ्लोरीन, अबव द प्लेन फ्लोरीन, बिलो द प्लेन फ्लोरीन, और यहाँ पे एक लोन पेयर। इसको क्या बोलते हो? बचपन में आप भाई बहनों के साथ बैठे होगे सी सॉ पे, जिसका वजन ज्यादा होगा वो नीचे रह के मजे करता होगा, और जिसका वजन कम होगा वो हवा में लटका रहता है। इस शेप को बोलते हैं सी सॉ। यस, किसने खेला है सी सॉ आज तक? बहुत ही बढ़िया, है ना? तो भाई वही स्ट्रक्चर हो गया इसका। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 132। ओके, चलिए आ जाइए। Assign reason for the okay, SF6 is much less reactive than SF4. Do I need to repeat the answer? बिल्कुल नहीं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 133 पे। Assign a reason for each of the following statement. Electron gain enthalpy with negative sign is less than that of sulfur. Again we know that ऑक्सीजन बेचारा छोटा है, छोटा होने के साथ साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करता है, और इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है बच्चों। सिंपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी थोड़े थोड़े रिपीटिशन होंगे तो टेंशन नहीं लेना है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, H2S has lower boiling point than H2O. You know that. You know that. You know that. I know that. You know that. Okay. Reducing character. ये सब कुछ based है किस पे? आपके bond length और bond dissociation energy पे, जिसे हम कई बार एकदम विस्तार में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आ जाइए, लेट्स मूव टू अगला प्रश्न। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, है ना? Oxygen molecule has the formula O2 while sulfur is acid because sulfur की catenation tendency strong है। अभी पढ़ा हमने, sulfur shows greater या फिर high catenation tendency। catenation मतलब अपने जैसे ही बहुत सारे एटम के साथ कंबाइन होके स्ट्रेट चेन या फिर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना। तो मेरे घर के पास है एयरपोर्ट और एक बहुत ही खतरनाक फ्लाइट अभी यहाँ से जा रही है, so you can hear the voice. Okay, भाई सल्फर मैक्स टू मैक्स S8 का कैटिनेशन शो कर सकता है। ऑक्सीजन की कैटिनेशन टेंडेंसी बहुत पुअर है। क्यों पुअर है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, छोटी साइज की वजह से, और छोटी साइज की वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत है, इसीलिए ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फर एसिड। खत्म। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। वेरी गुड।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर बी ऑफ 135। ओ माय गॉड, दिस इज रिपीटिशन। जो आसानी से हाइड्रोजन देगा भगवान जी उसको आशीर्वाद देंगे हायर एसिडिक कैरेक्टर का। तो H2S और H2TE में TE बड़ा है, TE आसानी से टूटेगा, TE और हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा तो वो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज करेगा। और अगर वो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज करेगा बच्चों तो वो एक अच्छा एसिड होगा और बोलेगा राम राम मैं एसिड हूं। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला प्रश्न करने से पहले हमें थोड़ा सा स्लाइड डाउन करना पड़ेगा और अब हम बढ़ते हैं डाई ऑक्सीजन की दुनिया में। बच्चा पहला ही क्वेश्चन डाई ऑक्सीजन की दुनिया में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई उसमें ताम झाम नहीं है। सो वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 136 ऑफ योर। चलो देखो, यस, सो क्वेश्चन नंबर 136 अगर आप देख पा रहे हैं तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ जी, एनी हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन, करेक्ट। अब आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, बचपन में इसीलिए आपको सिखाया था। तो इसको कर लीजिए 2CO2 और बाकी को कर लीजिए 2H2O, करेक्ट। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलिए ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, सो यू हैव एल्यूमिनियम एंड इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, क्या बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। वेरी गुड, बचपन का प्रश्न था। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, 4 एल्यूमिनियम हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए, खत्म हो गया आंसर, है ना। चलिए अब थोड़ा और स्लाइड डाउन करते हैं और डाउन करके हम पहुंच जाते हैं ओजोन की दुनिया में। ओजोन की दुनिया में कदम रखते ही हमें सबसे पहली चीज पता चली, ओजोन इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। गिव रीजन, व्हाट इज द रीजन। तो बच्चा ओजोन थर्मोडायनामिकली इसलिए अनस्टेबल होता है क्योंकि वो फटाक से डिकम्पोज हो जाता है। मान लो मैंने 2O3 लिया है, ये डिकम्पोज होके फटाक से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में, O2 में। ठीक है, ये तो बैलेंस कर दिया मैंने, 2O3 गिव्स 3O2, ठीक है। और इसीलिए वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसका ज्यादा स्टेबल स्टेट ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो यूजुअली कन्वर्जन कैरी आउट करता है और यहाँ पे आपका एंथैल्पी ऑफ कन्वर्जन नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है और रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक के साथ में यहाँ पे डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो भैया डेल्टा जी डिकम्पोजिशन अगर मैं निकालूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव है और ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। यानी कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा यानी ये रेडिली रिएक्शन कैरी आउट होगा, यानी ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होके ज्यादा स्टेबल हो रहा है, रिएक्शन को हमारा थर्मोडायनामिक्स भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। वेरी गुड। ये तो मेरे को कहीं से लगता है कि मैंने किसी एक्टर को, अरे शत्रुघ्न सिन्हा, अच्छा अब याद आया मेरे को। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न कितने बच्चों को याद है ये सुपरसोनिक जेट वाला, एनीबडी रिमेंबर दिस क्वेश्चन, सुपरसोनिक जेट वाला। इसमें मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन्स जब भी ओजोन लेयर के ऊपर से पास होते हैं तो ये सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन्स जिस तरह का कंपाउंड रिलीज करते हैं वो ओजोन को डिप्लीट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, जब आप सुपर जेट एरोप्लेन्स की बात करते हैं तो ये एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज करता है, यस, ऑक्साइड का नाम याद रखना है आपको, नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। और वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड रेडिली कंबाइन होता है ओजोन से और ओजोन को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में, तो वो हो जाता है उसका। हाँ वेरी गुड एकता कपूर, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO है, NOO3 के साथ रिएक्ट करके O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसी वजह से सुपरसोनिक जेट फ्लाइज जब स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं ना
तो वो ओजोन लेयर में छेद कर देता है, क्योंकि सुपरसोनिक जेट प्लेन्स तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट करेंगे, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन तो खत्म हो गया, O2 बन गया, तो बस भाई इसीलिए डिप्लीशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, द टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर इक्वल। बस बना दियो स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे इसके, तो ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक को नेगेटिव खिला दो, एक को पॉजिटिव खिला दो। अब जरा, यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 139, और इसमें हमें पता है कि जो दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड है ओजोन के अंदर, तो एक तो आप डबल बॉन्ड बना देते हो, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कर लेते हो, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो ओजोन को। फिर आप चाहें तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, तो इसको यहाँ पे पुश करके और इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो यू कैन मेक इट लाइक दिस। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब आप बनाते हो तो हम ये बोल देते हैं कि इसका जो डबल बॉन्ड है वो लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीनों ऑक्सीजन एटम के बीच में। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी कि इलेक्ट्रॉन तीनों के पास बराबरी में जा रहा है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि दे ऑल आर इक्वल। तो ये किसी भी एक स्ट्रक्चर से आप ओजोन का, किसी भी एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप ओजोन का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, ना इससे कर सकते हैं ना इससे कर सकते हैं। तो ये अगर 50% उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये भी 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, समथिंग विच इज इन बिटवीन बोथ द केसेस एंड विच इज जस्टिफाइंग that the negative charge is equally distributed among all the three oxygen atom. Is it clear? है ना, क्लियर है? ओके, चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। Let's come to next question, question number 140. Can anybody tell me O3 act as a powerful oxidizing agent? ये सारी चीजें मैंने पॉइंट आउट की थी जब मैं पढ़ा रही थी आपको कि ये सब क्वेश्चन आता है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब O3 डिकम्पोज होता है तो वो अक्सर O2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। नेसेंट यानी अकेला ऑक्सीजन, और इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से बच्चा वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। समझ गए ना? वेरी गुड। ये रिएक्शन लिखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, the two oxygen bond length in ozone are same. You know that I have already explained this case. चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल। वाओ, चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप, तीनों स्ट्रक्चर बनाओगे। उसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड एंड थर्ड इज रेजोनेंस हाइब्रिड, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 139 में बनाया था, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 143। ये जो क्वेश्चन है मैंने उस वक्त भी आपको आगाह किया था कि बच्चा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन, वाटर और O3 का रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका 2OH माइनस प्लस I2 प्लस O2, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट था। याद रखिए रिएक्शंस तो आपको याद रखनी पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। रिएक्शंस को, सारे रिएक्शंस को एक पेज पर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा स्लाइडर को ऊपर मूव करना पड़ेगा, तो कृपया अपनी पेटी बांध ले, क्योंकि स्लाइडर अब ऊपर मूव होने जा रहा है और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। ये देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन है, what happens when sulfur dioxide react with chlorine in presence of charcoal? What do you mean by charcoal? And can anybody tell me? चारकोल क्या होता है? चारकोल लगाने से किस किस के दांत सफेद होते हैं? हाँ, किसी के हुए हैं आज तक? 148 छोड़ दिया क्या? 148, 149, अरे भाई 149 है। What happens when sulfur dioxide react with chlorine? लो भाई ले लेते हैं। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, इसको रिएक्ट कराया हमने क्लोरीन से, क्या बनाना चाहिए? SO2Cl2। इसको देखा है कहीं?
आपने SOCl2 देखा था, थायोनाइल क्लोराइड, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, ठीक है। तो बस हो गया, ये भी रिएक्शन आसान था। चलो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 150 पे। प्रिडिक्ट द शेप एंड द आस्क्ड एंगल इन द फॉलोइंग केस। आपके पास है SO3 है ना, क्या है, SO3 माइनस एंड द एंगल्स। चलिए देखते हैं, ये तो आपको बना के देखना पड़ेगा। तो S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर रह गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और ये शेप क्या, हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और शेप कैसा हो गया बच्चा, पिरामिडल, है ना। व्हाट हैपेंस, अरे बच्चा ये रिएक्शन ही कैरी आउट की जाती है चारकोल की प्रेजेंस में। चारकोल कैटलिस्ट है, रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो sp3 हो गया, पिरामिडल हो गया, और एंगल कितना होगा, तो SO एंगल ये होगा लेस देन 90 डिग्री, सॉरी मोर देन 90 डिग्री। आपको पता है टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 90 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा ना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। What happens when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe3 salt? ये भी किया था हमने, या ये भी क्वेश्चन किया था, if you can remember, क्वेश्चन नंबर 151। लिखे रिएक्शन, ये रिएक्शन थोड़ी सी टिपिकल है, आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो Fe3+ लिया है आपने, इसे SO2 से ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, it is getting converted to Fe2+. If you can remember, SO2 act like a powerful reducing agent, तो +3 जो सॉल्ट होगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 के अंदर, along with formation of SO4 2- and H+ का लॉस होगा यहाँ पर। इक्वेशन को फिर बैलेंस कर लीजिए, ये चीज याद रखिएगा, मेन मुद्दा ये है आपका, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 6, ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 एंड 4 + 4 - 6 समथिंग, तो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, 4H+ भी है, ओके। चलिए नेक्स्ट, वाई आर द 2 SO बॉन्ड इन SO2 मॉलिक्यूल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ? क्योंकि हमारा मन कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते ना बेटा, यू हैव टू राइट अ प्रॉपर आंसर। क्वेश्चन नंबर 153। अच्छा देखिए ध्यान से, इसका भी SO2 का भी स्ट्रक्चर जो है वो किससे मैच होता है, O3 से। तो आपको वही चीजें करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी आपको सल्फर लिखना पड़ेगा, एक साइड पे डबल बॉन्ड O दिखा दीजिए, एक साइड पे ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O दिखा दीजिए, या सिंगल बॉन्ड O दिखा दीजिए, और मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये हो गया इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि दोनों ऑक्सीजन के बीच में इसका इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट, कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, सो दैट्स हाउ यू कैन से दैट इक्वल लेंथ के हैं। चलिए, वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 154 एक्सेस ऑफ SO2 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेट मी नो, SO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड? क्वेश्चन नंबर 154, एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है? मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? non-metallic oxides are, non-metallic oxides बच्चा एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल हैं, एसिडिक होंगे, ठीक है। तो SO2 अगर आपका एसिड है और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, नमक, ताजा नमक, Na2SO3, ये देखिए नमक बन गया, Na2SO3। समझ गए? किसी को कोई डाउट? सॉल्ट एंड वाटर ना, तो वाटर तो बनाओ, हाँ ये भी नमक होता है। कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो नमक बनाता है, वो अलग चीज है कि आप कुछ ही नमक खाते हो, सारे नमक खाते नहीं हो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। वाओ, वी हैव फिनिश्ड दिस आल्सो, वी विल मूव डाउन, डाउनटाउन डाउनटाउन डाउनटाउन, ओके। ये देखिए, अच्छा आई थिंक हमने 7.14 वाला सेक्शन छोड़ दिया था। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 144 we have left बच्चा, which allotrope of sulfur is thermally stable at room temperature, है ना।
ओके यस तो भाई थर्मली स्टेबल तो एक रोम्बिक सल्फर होता है और एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है. रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर में से रोम्बिक आपका थर्मोडायनेमिकली और थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, तो 144 भी खत्म हुआ. 145 सल्फर इन वेपर फॉर्म एग्जिस्ट और शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. दिस क्वेश्चन ये आपकी एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है. याद करिए, O2 भी पैरामैग्नेटिक है, S2 भी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड, है ना. नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड. अरे क्या बात है, ये बनाने में बड़े मजे आएंगे मेरे को, तो देखते जाओ. ये 2 सल्फर को नीचे रखा, फिर 1 सल्फर को बीच में रखा, फिर मन किया 2 सल्फर को एक साथ रखा, एक को ऊपर रख दिया. ठीक है, और ये जिसको ऊपर रखा है उसके साथ इसको भी ऊपर और इसको भी ऊपर. अब मस्त बनाओ, अब मस्त बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ. ये लो बच्चों, पहला और दूसरा और तीसरा इस तरह से कनेक्ट कर लिया, और इसकी ये लंबी वाली जोड़ी ऊपर गई, छोटी वाली जोड़ी नीचे गई, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया. अरे ये किसका ताज है, मिस इंडिया का या ये मिस यूनिवर्स का. ये क्राउन स्ट्रक्चर बनाया आपने एसिड का. कितने सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने आदमी थे, 8. क्राउन सल्फर के अंदर 8 होते हैं, है ना. क्या बात है, क्या बात है. चलो चलो, तो ये भी खत्म हुआ. अब हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये बताने वाली चीज है. अब बोलोगे मैम क्वेश्चन है तो बताना ही पड़ेगा. आपके पास तो ऑप्शन है, आप तो टीचर हो. बच्चे जो लिखेंगे वो आपको चेक करना है, पर हमें तो सब लिखना पड़ता है ना, है ना. कोई बात नहीं. 155 ध्यान से देखिए. SO2 कैसे बना सकते हो. तुम्हें पता है कि कोई भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, चलो मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ. लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए आप क्या करोगे, तो SO3 2- कंटेनिंग कंपाउंड, हाँ, उसको किसी भी एसिड से H+ कंटेनिंग कंपाउंड से ट्रीट कर लो, इट विल गिव यू H2O + SO2. और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो इंडस्ट्रियली यू कैन प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. कोई भी सल्फाइड ले लो, जिंक सल्फाइड ले लो, आयरन सल्फाइड ले लो. हाँ वेरी गुड, FeS2 लिया है ना, तो चलो FeS2 ले लेते हैं. FeS2 ले लो और इसको ऑक्सीजन से ट्रीट करो. ये रोस्टिंग रिएक्शन है, रोस्टिंग, इफ यू कैन रिमेंबर. FeO + SO2, रोस्टिंग याद है सबको. Fe2O3 + SO2. रोस्टिंग में हम सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो वो ऑक्साइड और SO2 बनाता है. समझ गए, है ना. चलो चलो चलो, let's move to the next question. What happens when sulfur dioxide is passed through water and react with sodium hydroxide? You know that sodium hydroxide के साथ नमक बनाता है, और पानी के साथ क्या करता है, देखो ध्यान से. तो SO2 + H2O ये बनाता है H2SO3, एसिड बनाता है. इसीलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक इन नेचर कहा जाता है, क्योंकि उसको पानी में डालो तो वो एसिड बनाता है, H2SO3. अगर मैं SO2 की जगह SO3 लेती तो वो क्या बनाता, H2SO4. समझ रहे हो, ठीक है. और NaOH के साथ क्या बनाएगा, तो SO2 को NaOH के साथ रखोगे तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, Na2SO3 + पानी. खत्म. ओके, अब आपको इसके 2 यूजेस भी लिखने हैं. SO2 के 2 यूजेस, नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हो इसमें से, नहीं वो तो ओजोन में से करते थे. ओके, तो यहां से आप सीधा सीधा बोल सकते हो बच्चा कि शुगर और पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में यूज होता है, वुल और सिल्क की रिफाइनिंग में यूज होता है. बस हर जगह जहां कुछ याद ना है पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर घुसा देना, आंसर आपका सही होगा. समझ रहे हो. तो आई थिंक कि हमने यहां तक फिनिश किया है. हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में बच्चा, ठीक है. 7.16 से वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. आई होप यू एंजॉयड इट एंड मेक योर नोट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है. सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. चलिए, सो